जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ तमाम अहबाब को आ रही है और इस उम्मीद के साथ मैं अपने सेशन का आगाज़ कर रहा हूँ। गर दिलम आईना बेजौहरस्त, दर बहरफम गैर कुरआन मुझ में रस्त, रोज़े महशर खार व रुस्वा कुन मेरा, बेनसीब अज़ बोसाए पौ कुन मेरा। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जब भी हम उर्दू अदब की बात करें, उर्दू ज़बान व अदब की बात करें, या फिर उर्दू ज़बान बतौर कौमी ज़बान के तनाजुर में बात करें, तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम बतौर कौमी शायर हमारे सामने आता है। उन्हीं के कलाम, फारसी कलाम के चार मिसरे मैंने अर्ज किए। इकबाल ने कहा था, गर दिलम आईना बेजौहरस्त, कि अगर मेरा दिल कोई ऐसा बेजौहर नगीना है, बेजौहर आईना है, कि जिसके अंदर कोई भी मकसद की तस्वीर नहीं आती या नजर नहीं आती, तो फिर क्या हो। गर दिलम माइना बेजौहरस्त, दर बहरफम गैर कुरआ मुजमिरस्त। और मेरे मुंह से निकलने वाला जो भी लफ्ज है शायरी की सूरत में या सुखन की किसी भी hayत और शक्ल के अंदर, और वो कुरान के मुजमिरात से आ रही है। पहली शर्त इकबाल ने कहा कि अगर मेरा दिल बेजौहर आईना है, दूसरा मेरे मुंह से निकलने वाला लफ्ज कुरान के मुजमिरात में से नहीं है, तो फिर अगली दो शर्तें इकबाल ने क्या कहा। रोज़े महशर खार और रुसवा कुन मेरा, तो फिर कयामत के दिन मेरा कहा हुआ हर एक लफ्ज क्या हो जाए, खार और रुसवा हो जाए। और यहीं पर इकबाल ने बस नहीं की, बल्कि इकबाल ने कहा, बेनसीब अज बोसाए पौ कुन मेरा, कि फिर मैं इस कदर बेनसीब हो जाऊं कि यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक भी मुझे नसीब ना हो। तो अगर कोई शायर अपने कलाम के मुतालिक इस हद तक वाज़ेह हो, तो फिर यकीनी तौर पर हमें वो खुदी के अहम तरीन मौजू पर दर्स देता हुआ शायर अच्छा लगता है। नहीं मकाम की खूगर तबीयत आज़ाद, हवाए सैर मिसाले नसीम पैदा कर, हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे, खुदी में डूब के जरबे कलीम पैदा कर। यहां पर इकबाल के इन 8 मिसरों को पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां पर मेरी आप लोगों के साथ जिम्मेदारी, क्योंकि अभी जितनी इनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, अब हम लोग 100% श्योर हैं कि इंशाअल्लाह उल अजीज, जी बिल्कुल, अभी मैं सिर्फ गुफ्तगू कर रहा हूं, पैराग्राफ राइटिंग पे हमने जो ही बात का आगाज करेंगे, तो मुझे जरा अगले 40-45 मिनट अपने अंदाज से चलने दीजिए। मेरी आवाज बाकियों को क्लियर है या सिर्फ उम्मे अमारा का मसला है? एम आई ऑडिबल क्लियरली टू एवरी? थैंक यू सो मच। ठीक है उम्मे हमारा, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, अब जरा आप लोगों ने चैट बॉक्स पे कोई बातचीत नहीं करनी, मैं आखिर पे जवाब दूंगा। बराह करम अगले 40, तकरीबन कोई 30 to 35 मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मुझे अपने अंदाज से चलने दीजिएगा। आखिर पे इंशाल्लाह अजीज सवाल जवाब। तो मैं बात कर रहा था कि जहां पर मेरी और आप लोगों की ये रफाकत इंशाल्लाह अजीज 3 हफ्तों तक रहती है या 4 हफ्तों तक, इस बात का फैसला हम अपनी पेस को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। कल आप लोगों की पहली असाइनमेंट्स मेरे पास आ जाएंगी, उसके बाद हम इसका फैसला करेंगे। इकबाल के इन 8 मिसरों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग किसी भी महफिल में बैठते हैं या किसी भी तदरीसी मकसद में बैठते हैं, वहां पर हमारे दो ताल्लुकात हैं। एक बतौर उस्ताद शागिर्द का, कि जहां पर आप लोग अपने कीमती वक्त, अपना कीमती पैसा पे करने के बाद मुझ जैसे नालायक इंसान को वक्त देते हैं। वहीं पर यह चीज भी जरूरी है कि हमने अपने इस वक्त को उस तरह से कीमती बनाना है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी ही आपकी असाइनमेंट्स की सूरत में मुझे वापस भी आनी चाहिए। आप लोगों की जो असाइनमेंट होगी वो हर हाल में 2 बजे तक सबमिट हो जानी चाहिए, इससे लेट नहीं करनी है आप लोगों ने। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो 20 से प्लस चली जाएगी, और जब भी 20 से प्लस सेशन की मामलात जाते हैं, तो वहां पर फिर मुझे इवैल्यूएशन के लिए मिनिमम 30 to 35 मिनट्स चाहिए होते हैं।
अजीज तलबा, हमारा आज का जो बिल्कुल पहला सबक है, वो हमारा जो सबक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। ठीक हो गया। और पैराग्राफ राइटिंग के एतबार से पहले भी अभी आज का दिन भी और कल का दिन भी इंशाल्लाह आप लोगों ने मजमून के मुतालिक सोचना तक नहीं कि मजमून क्या होता है, मजमून कैसा होता है और हमने कैसा मजमून लिखना है। और कल की क्लास भी इंशाल्लाह अल अजीज मेरी कोशिश होगी, अभी आप लोगों का मैसेज आया था कि ओपन करें, कोशिश मेरी पूरी होगी, लेकिन बाकी फिर मामला जो भी टीम तय करेगी आई विल कन्वे यू। आज की क्लास और कल की क्लास, इन दोनों क्लासेस का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जो पिछली टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको मद्देनजर रखते हुए आपका उर्दू जबान के साथ सिर्फ और सिर्फ रिश्ता बहाल करना है। क्यों? क्योंकि हमारे न सिर्फ पंजाब बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि 12वीं के बाद तो आपका हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो फेडरल से कंट्रोल होता है, तो उर्दू बतौर लाजमी मजमून हमें इंटरमीडिएट के बाद नहीं पढ़ाई जाती। 4 साल का गैप अपनी जगह, और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर गलत इमला का इस्तेमाल, और फिर हमारी जो वैसे लबो लहजा है बिलखुसूस बलूचिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है कि मुझे तकरीबन कोई 5 साल बलूचिस्तान में रहने का मौका मिला। मार्च 2016 से लेकर जून 2016 तक, 2013 से लेकर जून 2016 तक मेरा इंटरमीडिएट भी वहीं से है, एप्री डिग्री कॉलेज कोयटा से। तो हमारा जो वहाँ पर दोस्तों का लबो लहजा है, वहाँ पर तज़कीर व तानीस के मसाइल आते हैं, और वही तज़कीर व तानीस के मसाइल जब हम अपनी एकेडमिक राइटिंग की तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी मसला होता है। तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि हमेशा अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है, और अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ता है। मैं अच्छा बोलने का दावा तो नहीं कर सकता, मगर इस बात को ज़रूर मुमकिन बनाऊंगा कि इंशाल्लाह हमारी जो ये एकेडमिक राइटिंग की ये क्लास है, तदरीसी ज़बान व अदब की जो ये क्लास है, कम अज़ कम इसके बुनियादी खद्दोखाल पर पूरा ज़रूर उतरूं। पहली असाइनमेंट अपनी नोट कीजिए आज से। ये न थी हमारी किस्मत, कर्नल मोहम्मद खान का ये मजमून है। और ये मजमून बुनियादी तौर पर एक मजाहिया तर्ज का मजमून है, जिसमें एक रजिया जो है ये लड़की है, विलायत से विलायत पलट लड़की है। इसके जो वालिद हैं वो बैरिस्टर साहब हैं। और उसके बाद जनाब एक कर्नल मोहम्मद खान जिन्होंने ये मजमून लिखा, वो भी एमए के तालिब इल्म थे। तो उनके एक दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, मौलवी साहब। ठीक है, तो मौलवी साहब को जो है उस खूबरू हसीना की ट्यूशन मिल जाती है। तो वक्ती तौर के ऊपर तो वो मौलवी साहब जो हैं क्या नाम है, उनको पसंद नहीं होते, बैरिस्टर साहब को भी, बेटी को भी। लेकिन बाद में चूंकि वो सीएसएस वगैरह कर जाते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं कि दाढ़ी क्या चीज़ है, लौह कलम तेरे हैं। तो वो दाढ़ी शाड़ी भी मुंडवा देते हैं, और उसके बाद उनको बैरिस्टर साहब की बेटी का रिश्ता भी मिल जाता है। और ऐसे में कर्नल साहब भी इस सारे कहानी के अंदर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा करते हैं, और वहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी लाइनें भी मिलती हैं। मसलन वो कहते हैं कि किस्मत कभी भी कद देख कर नहीं नवाजती। अब चूंकि कर्नल साहब लंबे तरंगे थे, मौलवी साहब मुनहनी सतह के बंदे थे, उन्होंने कहा था उस एतबार से तो ये ट्यूशन खूबरू हसीना की मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर वो कहते हैं कि किस्मत कभी भी कद देख कर नहीं नवाजती। हाँ, अलबत्ता कभी कभी बीए के नंबर जरूर देख लेती है, और उसमें मौलवी साहब उनसे 200 नंबर आगे थे। और यही लाइन फिर वो आखिर पर भी रिपीट करते हैं कि रिश्ता तो जरूर हुआ, लेकिन शादी तो जरूर हुई, लेकिन मेरी नहीं बल्कि मौलवी साहब की और उनकी, क्योंकि इस मरतबा सीएसपी के इम्तहान में भी वो 200 नंबर उनसे आगे थे। ये तो है इसकी कहानी, छोटी सी मैंने आप लोगों की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई 5 7 10 पेजेस पढ़ेंगे नहीं तो हम अच्छा लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। अब इसका पहला ताल्लुक ये है कि आप लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहे उर्दू में पढ़ते हुए। यानी आपको पहले दिन अगर मैं 8 पेजेस की रीडिंग दे रहा हूं, तो किसी एक मकाम पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बोर हो रहा हूं। अगर ऐसा हो गया तो बतौर उस्ताद ये मेरी नाकामी है कि मैं पहले दिन आपको ऐसी रीडिंग नहीं दे सका कि जिसको बुनियाद बनाकर आप कम से कम अपना रिश्ता इसके साथ बहाल करें। ठीक हो गया। अब ये है हमारी सादा सी असाइनमेंट और मजाहिया सी असाइनमेंट। इसके पीछे मकसद क्या है, अब हम जरा उस तरफ आते हैं। अजीज तलबा, हर कहानी का एक मकसद होता है। ठीक है। अब इस मकसद को कैसे पहचानना है,
हमने इसको अपने तदरीसी अमल के साथ कैसे मुंसलिक करके उस जबान तक पहुंचना है कि जिसको बुनियाद बनाकर हम अपना मजमून बेहतर कर सके। क्यों? मजमून आपका किन चीजों के ऊपर होगा? आपकी जबान बेहतर होनी चाहिए, आपकी इमला बेहतर होनी चाहिए, और आपका मुतालिया बेहतर होना चाहिए। ठीक हो गया? मुतालिया मवाद उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बिल्कुल कमी नहीं आने दूंगा, उसका इदराक आपको तीसरे लेक्चर से ही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कम अज कम अच्छी जबान लिखना, ये हमारा सबसे अहम तरीन मरकज है। जी बिल्कुल। जुल्कनैन साहब, क्लास इज ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड, इट्स ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू, शुक्रिया रिमाइंडर के लिए। चलें जी, पहली असाइनमेंट आप लोगों ने नोट की, लेकिन ये असाइनमेंट करनी कैसे है? अब जरा उस सबसे अहम तरीन चीज पर आते हैं। हमारे यहाँ आप मुझे जरा ये बताएं, कितने लोग आप में से ये समझते हैं कि सर जब मैं लिखता हूं तो मेरी चीजें, लिखता तो मैं बेहतर हूं, लेकिन जब अपनी लिखी हुई तहरीर को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तहरीर एक अदद मेच्योर तहरीर नहीं है। आप में से कोई ऐसे हैं लोग जिनको लगता है कि मेरी तहरीर मेच्योर नहीं है, अल्फाज का इंतखाब अच्छा नहीं है, या फिर कुछ इस तरह के मामलात? साफ जाहिर है कि आप लोग सीखने के लिए और खुल के बात करनी, ताकि हर एक सवाल का मैं साथ साथ जवाब देता जाऊंगा। यानी आप लिखते तो अच्छा है, ठीक है, और लिखते भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि अल्फाज का इंतखाब बेहतर होना चाहिए था। और प्लीज यहां पे जब मेरा क्वेश्चन होता है तो बी पार्टिसिपेटिव। परसों से इंशाल्लाह मैं आपकी जो ही हमारा सेशन मुकम्मल हो जाएगा, ये इनरोलमेंट वगैरह के प्रोसेस, फिर मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूं, ठीक है? हम सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। जैसा मैंने कहा कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही अच्छा लिखने के लिए, सॉरी, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ता है, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है। अब हमने चूंकि अच्छा लिखना है और पढ़ना भी है, तो उससे पहले अगला सवाल यह है कि हमने पढ़ना कैसे है। इस एक चीज को आप लोगों ने लाजमी इंपॉर्टेंट रखना है याद, आज के लेक्चर का हमारा बिल्कुल पहला स्टेप। जब आप लोग ये पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह अल अजीज, ठीक है, तो आप लोगों ने यहां पर 2 से 3 चीजें नोट करनी है। जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, चूंकि ये अदबी तहरीर है और कर्नल मोहम्मद खान की तहरीर है, मजाहिया तहरीर है, तो कहीं पे भी आपको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज नजर नहीं आएंगे, ठीक है? लेकिन आपके लिए बहरहाल कुछ अल्फाज इसमें नए होंगे। तो आपने आपने क्या करना है? अगर आपको यहां पर जो पहला लफ्ज नजर आ रहा है, जी जी, ईच एंड एवरीथिंग विच इज बीइंग शूट ऑन योर दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, दैट इज योर अमानत, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज। अभी जरा चैट बॉक्स को प्लीज रिदम ना तोड़िए, मैं सारे सवालात के जवाब देता हूं, पढ़ाई के वक्त प्लीज नहीं, बाकी सारे हम कर लेते हैं, आखिर पे मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। ओके, पहला लफ्ज आपको यहां नजर आएगा, दूसरा लफ्ज आपको यहां नजर आएगा, तीसरा लफ्ज आपको यहां नजर आएगा, चौथा लफ्ज आपको यहां, और पांचवा लफ्ज यहां पर, ठीक है? ये पहला स्टेप है। इनमें से बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे जो आपके लिए नए होंगे, लेकिन मतलब आपको आता होगा, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी जबान है, पढ़ते आए हैं, इतने भी हम लोग नालायक नहीं हैं, ठीक है? अंग्रेजी में थोड़े से मसाइल आते हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पे फॉरेन लैंग्वेज है हमारी। इनको आपने जब अपनी तहरीर, जो आपको अल्फाज आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आता एक आधा नया लफ्ज, मैं आपके साथ डिक्शनरी का लिंक भी शेयर कर दूंगा, उर्दू लुगत नामी, आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी पाकिस्तान, अब तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी डिक्शनरी इंट्रोड्यूस करवा दी, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। आपने इन अल्फाज को, जब इसको, ये तहरीर पढ़ने के बाद इसका तज्जिया लिखना है, और वो कैसे लिखना है वो अगला स्टेप है। जब उसका तज्जिया लिखेंगे तो उनमें से इन अल्फाज का आपने जब इस्तेमाल करना है अपनी 12-14 लाइनों में, जो आप एक पैराग्राफ 250 अल्फाज पर लिखेंगे तज्जियाती, उसके अंदर जब ये नए 5 अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये वो बुनियादी अल्फाज होंगे जो कि वक्त के साथ साथ आपका जखीरा बढ़ाते रहेंगे। हाँ, पहले दिन आप उनका इस्तेमाल अच्छा शायद ना कर पाए, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं रोजाना की बुनियाद पे इंशाल्लाह, असाइनमेंट चेकिंग के हवाले से कितनी हो रही है, कितनी बेहतर है, ठीक है, और कितनी बेहतरी की जरूरत है। तो ये चीजें हमारी, यूं हमारी जो इससे पहले एक अदद थोड़ी सी 5 या 6, क्योंकि एवरेज तौर पर 7 नंबरों की तहरीर, यानी 100 में से 7 हिस्से, या बहुत भी अगर हम गिरा लें तो 6 हिस्से एक एवरेज तालब इल्म के ठीक होते हैं।
उसमें से थोड़ी सी अगर आप लोग ये अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर लें, नए अल्फाज का इंतखाब और साथ साथ जुमले की बेहतरी और कुछ कनेक्टर्स और इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर लें, तो आप 8-9 नंबरों तक थोड़ी सी मेहनत के साथ आप चले जाएंगे। ठीक है। तो पहली ये चीज़, जब हम लोग अच्छा पढ़ेंगे, नए अल्फाज हमारे मुताले में आएंगे और उन्हीं नज़रों से होते हुए वो अल्फाज जब हमारे हाथ से एक मर्तबा गुजरेंगे, दूसरी मर्तबा इवेल्युएशन की सूरत में गुजरेंगे और तीसरी मर्तबा दोबारा उससे आप बैक पढ़ेंगे, तो साइकोलॉजिकली आप सब लोग माशाल्लाह पेडागोजी भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी के एतबार से जब इन 3 मराहिल में से गुजर जाएं, तो चीज़ें आपकी विजुअलाइजेशन में चली जाती हैं और जो चीज़ विजुअलाइजेशन में चली जाए उसे भूलना एक आम नॉर्मल पर्सन की यादाश्त के लिए भी थोड़ा सा सहल नहीं होता। ठीक है। अब पहली सतह पर हमने अल्फाज का इंतखाब किया, मैंने आपको बताया पढ़ना कैसे है। दूसरी सतह पर एक आपने छोटा सा ट्रिकी काम करना है। इसके अंदर ना कुछ आपको जुमले मिलेंगे, बड़े बरजस्ता जुमले मिलेंगे। मसलन एक मैंने आपको बताया कि किस्मत कभी भी कद देखकर नहीं नवाजती। हाँ, अलबत्ता कभी कभी बीए के नंबर जरूर देख लेती है। अब ये कर्नल साहब ने मजाहिया अंदाज में लिखा, लेकिन ये जो जुमला है ना, किस्मत कभी भी कद देखकर नहीं नवाजती, ये अजीज तलबा एक ऐसा जुमला है जो आप किसी भी मजमून का आगाज करने से पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका दूसरा हिस्सा हटा के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंशाल्लाह आगे जाकर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा भी। मसलन किस्मत कभी भी कद देखकर, हम अपना एक उन्वान लेते हैं, इल्म कौमों के उरूजो जवाल का फैसला करता है। हम इस जुमले को लिखते हैं, किस्मत कभी भी किसी भी कौम के तारीखी, तहजीबी या सकाफती कद देखकर नहीं नवाजती। हाँ, अलबत्ता खुदाए लम यजल ने दुनिया में तरक्की के चंद एक मनाजिल के उसूल रवा रखे हैं, जिनमें से इल्म एक ऐसा पैमाना है कि जिसको बुनियाद बनाकर किस्मत किसी भी कौम को नवाजती है। ठीक है। तो ये जो बरजस्ता जुमले होते हैं, ये आपके लिए फिर आप अपने एसेज में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वो छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर हम अपनी तहरीर को इंशाअल्लाह उल अजीज एक पैराग्राफ से लेकर भरपूर तरह से एक मजमून की जानिब लेकर चलेंगे। परेशान नहीं होना। पहला हमने क्या किया कि पढ़ना कैसे है, और उसके एतबार से पहली सतह पर हमने अच्छे अल्फाज लेने हैं, दूसरी सतह पर हमने उनका इस्तेमाल करना है, तीसरी सतह पर सॉरी दूसरी सतह पर जो अच्छे जुमले हैं उनको हमने हाईलाइट करना है और उनका यहां पर हमने इस्तेमाल करना है। यूं हमारी ये तहरीर थोड़ी सी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी और चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। पहली सतह पर हमने क्या सीखा कि जो मैंने आपको ये वाली तहरीर दी, ये न थी हमारी किस्मत, इसको आपने पढ़ना है, पढ़ना कैसे है उस पर बात की। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जरा थोड़ा सा अगर मुमकिन हो सके, चूंकि ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो इसका अगर अभी नहीं भी समझ आई तो बाद में भी इसे देख लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको यहीं पे समझा दूं। अदब की ना चंद एक असनाफ होती हैं। आप में से जो कि ज्यादातर टीचिंग मेथोडोलॉजी में जा रहे हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि अदब जो है, अदब की तारीफ, अदब मुआशरे का अक्स होता है। किसी भी मुआशरे की कोई भी hayat, शक्ल, फॉर्म का किसी भी सूरत में उसका इजहार अदब कहलाता है। ठीक है। आप लोग माशाल्लाह बलूचिस्तान से हैं। ठीक है। तो बलूचिस्तान में जो आपकी फेमस म्यूजिक्स हैं, ठीक है, वो भी आपके अदब का हिस्सा है। वहाँ की जो जबान है वो भी आपके अदब का हिस्सा है। वहाँ के जो सकाफती रंग हैं वो भी अदब का हिस्सा है। जो कुछ आपके मुआशरे का अक्स आपको सामने इजहार की सूरत में दिखा दिया जाए, वो आपका अदब है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तदरीसी जबान व अदब के एतबार से हम इसको दो तरह से कर लेते हैं, एक तहरीरी अदब और एक गैर तहरीरी अदब। गैर तहरीरी अदब की तमाम तर दास्तानें, मैंने तमाम तर शक्लें आपके सामने रखनी। ठीक है। और तहरीरी अदब की जब हम बात करते हैं, दुनिया के किसी भी तहरीरी अदब की, तो उसे दो तरह से तकसीम किया जाता है। द फर्स्ट वन इज योर प्रॉस एंड द अदर वन इज योर पोएट्री। ठीक है। यानी नस्र और पोएट्री। और पोएट्री दुनिया के हर अदब में हमेशा पहले आती है, नसर बाद में आती है, ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम तर अदब में। ठीक है ना। आप ग्रीक लिटरेचर से लेकर आज तक देख ले, तो सबसे पहले शायरी हमें पहले मिलती है। मसलन अगर उर्दू अदब की भी बात करें, तो उर्दू अदब की बिल्कुल पहली जो गजल तस्लीम की जाती है, जेहाल मस्की मकुन तगाफुल दो राह नैना मिलाए बत्तियां, जो ताब हिजरा नदार अमी जान अलियो गाहे लगाए छतियां। अमीर खुसरो की ये पहली गजल जो है, ये अमीर खुसरो से मंसूब की जाती है, जिसका हमें हवाला
उनके दीवान गर्रतुल कमाल में भी नजर आता है। बहरहाल वो एक अलग बहस है। तो जबकि इसके बरक्स कहाँ 9वीं सदी ईस्वी या 10वीं सदी ईस्वी, बल्कि 11वीं सदी ईस्वी में बनता है, 1123-24 का अरसा बनता है अमीर खुसरो का। ठीक है। और जो हमें सबसे पहली क्या नाम है उर्दू की नसरी दास्तान मुल्ला वजही की 1632 में आके मिलती है, तो 800 साल के बाद जाके नजर आती है। अच्छा खैर, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें बता रहा था। मैं ये बता रहा था कि अदब की असनाफ में नस्र और शायरी, शायरी चूंकि हमने पढ़नी नहीं तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है। उसकी आगे वो होती हैं, नज़म है, गजल है, मिर्सिया है, और उसके बाद कसीदा हो सकती है, बाकी जितनी भी शक्लें हैं। नस्र के अंदर दास्तान है, नॉवल है, अफसाना है, ये तमाम तर चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। हमारी जो कहानी है, मैं आपको लेके आना चाह रहा हूं इस चीज के ऊपर, तनकीद पर। अच्छा, यहां पर जब हम अदबी तनकीद की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है तज्जिया। किस चीज की बात करते हैं जब हम अदबी तनकीद की बात करते हैं? तो उसका मतलब होता है तज्जिया। अच्छा, तज्जिया, अदबी तहरीर का तज्जिया कैसे करते हैं, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग अदबी तज्जिया करते हैं, तो उस पर हम दो पैमाने लगाते हैं। यहां से आपने चीज समझनी है। ठीक है, जो आपके समझने वाली है। अदबी तहरीर पर हम लोग दो तरह के पैमाने लगाते हैं, जिसमें से पहला पैमाना जो है वो हम फिक्री पैमाना लगाते हैं, और दूसरा पैमाना उस पर फनी पैमाना लगाते हैं। अभी मैं इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, आप में से अगर किसी का इंग्लिश लिटरेचर है तो उसे अप्लाइड क्रिटिसिज्म के बारे में पता होगा। ठीक है। उर्दू में अमली तनकीद का इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा इसी तरफ हम लोग आ रहे हैं। जब हम लोग किसी भी चीज का अदबी तज्जिया करते हैं, तो उस पर हम लोग दो छाननियां लगाते हैं, दो पैमाने लगाते हैं, जिनको बुनियाद बनाकर हम ये कहेंगे कि क्या ये तहरीर अदब के बुनियादी उसूलों पर पूरा उतरती है या नहीं उतरती। कर्नल मोहम्मद खान का ये मजमून। ठीक हो गया। अब फिक्र के अंदर हम क्या देखते हैं? फिक्री महासिन। ठीक है, हुस्न की जमा है कि उसके फिक्री महासिन व मायब क्या है। मायब ऐब की जमा है, क्योंकि क्रिटिसिज्म में हम दोनों चीजें देखते हैं ना। तो फिक्र के अंदर हम ये देखते हैं उसका मौजू कैसा है, उसकी जमाने के साथ ममासलत कैसी है, मॉडर्न डे रेलेवेंस कैसी है। ठीक हो गया। मसलन, क्या जो कर्नल मोहम्मद खान ने जो ये तहरीर लिखी, कब से आवाज नहीं आ रही भाई? सॉरी यार, माइक ऑफ, कितनी देर हो गई है? सॉरी यार, मुझे लगता है मैं माइक अभी हुई है ना, विद इन 30 to 40 सेकेंड्स। बाकी पीछे तो क्लियर था ना? हेलो। फिक्री महासिन तक हम बात कर रहे थे। प्लीज रिप्लाई लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, यहां पर ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। यानी कि मैंने ये कहा कि जमाने की ममासलत, मॉडर्न डे रेलेवेंस उसकी बनती है या नहीं। यानी कि इस कहानी के अंदर हम ये कहेंगे कि कर्नल मोहम्मद खान ने जो ये तहरीर लिखी,
क्या ये एक ऐसी तहरीर है कि जिस पर हम इसके बरजस्ता जुमलों पर सिर्फ हंस दें, या फिर एक कहकहा लगा के छोड़ दें कि जैसे उन्होंने इकबाल के शेर की तहरीफ की कि दाढ़ी क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं, क्या हम इसको छोड़ दें? ठीक है, इस पर हंस के छोड़ दें। या फिर जिस तरह उन्होंने बात की कि क्या नाम है, पहले जो मौलवी साहब थे उनको पसंद नहीं थे, मगर जो ही वो सीएसपी बन जाते हैं तो उसके साथ ही वो तमाम तर मामलात जो हैं। अच्छा, तो क्या दूसरी सतह पर जब एक इंसान सीएसपी बन जाता है तो उसके जितने भी मयारात हैं उन पर पर्दा डाल के फिर हम उसे कबूल कर लेते हैं। तो क्या उन्होंने मुआशरे के अंदर मौजूद इंसान की जाती हैसियत पर चोट की है या नहीं, मुआशरे को सुधार के लिए भी? ठीक है, तो फिक्री एतबार से आपने मौजू का यूं तज्जिया करना है। और दूसरी सतह पर क्या आज के दौर में भी इसकी ममासलत बनती है या नहीं? मसलन कर्नल मोहम्मद खान ने यह तहरीर आज से 40-50 साल पहले लिखी। क्या आज के दौर में भी उसकी कोई मुमासलत बनती है या नहीं, मॉडर्न डे रेलेवेंस बनती है या नहीं? क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक पॉपुलर लिटरेचर होता है और एक लिटरेचर होता है। ठीक है, पॉपुलर लिटरेचर वो होता है जो कि अदीब के साथ मर जाता है। ठीक है, असल लिटरेचर वो होता है जो कि अदीब के साथ जिंदा रहता है, अदीब के मरने के बाद भी जमाने के साथ जिंदा रहता है। तो फिक्री महासिन में आपने इसके मौजू का तनकीदी जायजा करना है और जमाने की ममासलत के एतबार से दे बताना है। अब फनी महासिन पर आते हैं। ठीक है, फनी महासिन क्या है कि इसके अंदर फन का ताल्लुक ही टेक्निक से है कि इसकी जबान कैसी है, आसान है, मुश्किल है, बामुहावरा इस्तेमाल हुई है, कोई शायराना तड़का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, लुगत वोकेबलरी इसकी कैसी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, जुमले की बुनत कैसी है, जुमला बरजस्ता कैसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये चीज सीखी पहली सतह पर कि जब हम इस तहरीर का तनकीदी जायजा या तज्जिया करेंगे तो इस पर हमने दो पैमाने लगाने हैं। पहला फिक्री पैमाना, जिसके अंदर हमने इसके मौजू को परखना है और जमाने की ममासलत को परखना है। और दूसरी सतह पर हमने इसकी जबान कैसी है, आसान थी, मुश्किल थी, बामुहावरा थी, शायराना लबो लहजा था, लुगत कैसी थी, और फिर जुमले की बुनत इसमें कैसी थी। तो गोया इससे ये पता चला कि हमने जो क्या नाम है, अपना तनकीदी जायजा इस तहरीर का करना है, इसको हमने पढ़कर सिर्फ और सिर्फ एक कहकहे की नजर नहीं करना, बल्कि यहाँ पर जो ये तहरीर है पहली सतह पर हमारी उर्दू जबान व अदब के साथ दोस्ती बहाल रखेगी, हमें बोरियत का शिकार नहीं करेगी, और हम कोई सिंगल सिटिंग में 5-7-10 पेजेस इंशाल्लाह पढ़ जाएंगे। दूसरी सतह पर इसका तज्जिया करेंगे और उसके साथ साथ चूंकि हमने इसका मौजू भी देखना है, जमाने की ममासलत भी देखनी है, और उसके साथ साथ जबान के चंद पहलुओं को भी देखना है, तो उससे हमारी तहरीरी सतह पर भी बेहतरी होगी। और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, इसके अलावा कोई और मेथडोलॉजी नहीं है आपकी पेपर चेकिंग टेक्निक के एतबार से भी, कि आपके इन्हीं दो चीजों को देखा जाता है कि आपने मौजू का कैसी मुमासलत देखी, मौजू को कितना जस्टिफाई किया, और आपकी जबान कितनी बेहतर थी। ठीक हो गया, इस पर हमारा परसों वाला लेक्चर है, वो इंशाल्लाह वो बड़ा जबरदस्त होगा। तो अभी तक हमने आपकी मैंने आपको असाइनमेंट बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया पढ़ना कैसे है, पढ़ने के दौरान क्या चीजें नोट करनी है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हम किसी अदबी सिन्फ का तज्जिया करते हैं तो कर्नल मोहम्मद खान के इस मजमून का जो तज्जिया करना है, हमने उस पर दो पैमाने लगाने हैं, फिक्री और फनी। और उसके अंदर फिक्र के अंदर मौजू और जमाने की ममासलत, और फन के अंदर जबान बा मुहावरा, शायरी, लुगत और जुमले की बुनत वगैरह को हमने गेज करना है। इन दो चीजों के बाद अब हमने जरा थोड़ा सा और प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना है तदरीसी अंदाज के एतबार से। मैं रिपीट कर देता हूं, आखिर पे रुके जरा। अब आते हैं तज्जिए पर। मुझे जरा आप लोग ये बताएं तज्जिया क्या होता है।
हाँ जी, क्या है तज्जिया आपके नजदीक? मैंने माइक अलाउ कर दिया है, 1 बाय 1, 3 से 4 मैक्सिमम। क्या होता है तज्जिया, बताएं जरा। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अशरफ। अच्छा सर, एनालिसिस होती है, तजिया जिसे हम अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं, कि हम उसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव्स। तो हर तरह से जो है ना, फ्रॉम ऑल सराउंडिंग एक जो है ना टॉपिक को जांचते हैं कि मतलब फिर उसके अपने जो है ना वो होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं कि हम किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं उसको, इन ठीक है, शॉर्ट। गुड। एनीवन एल्स? सर तजिए का मतलब ये है कि अपने ख्यालात का इजहार करना। गुड। अपने ख्यालात का तनकीदी इजहार, अगर इसको मजीद हम बेहतर करें, गुड, शाबाश। मजीद, ओके। बी पार्टिसिपेट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें जो टॉपिक की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे पहले ज़रूरी होगी, जिसमें हम थीसिस स्टेटमेंट वगैरह की बात करते हैं। पहला तो वही एलिमेंट होगा। ठीक है, तज्जिए में आप छोड़ दें सारी, आप वैसे तज्जिए की डेफिनेशन बताएं, वो जिस तरह उन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई, टॉपिक्स वो सारी बात की कहानी है, परसों के मामला है। बस तज्जिए की डेफिनेशन क्लियर है ना, कि दोनों चीजों के, दोनों एक चीज के दोनों पहलुओं को देखकर एक मुनासिब अंदाज में उसका इंसाफ कर देना, यही है ना बुनियादी तज्जिए की तारीफ, सिंपल अल्फाज में। क्यों जी, ऐसे ही है? बस ठीक है। जी सर, चलें, ऐसा ही है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बस इसी को हमने इंशाअल्लाह वल अजीज आगे रखना है। चलें जी, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमें यह पता चला कि अगर हमने किसी चीज का तज्जिया करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास पहले टेंजिबल चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास टेंजिबल मालूमात, हमारे पास वो बुनियादी मालूमात होनी चाहिए जिनको बुनियाद बनाकर हम तज्जिया कर सकें। वरना तो क्यास आराइयों पे तो पेशन गोई होती है ना। मसलन मसनूई जहानत पर आज से 50 साल पहले सिर्फ पेशन गोइयां थी, इवन 40 साल पहले भी पेशन गोइयां थी। लेकिन आज जब हम मसनूई जहानत पर कोई दलील पेश करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम ये बताएंगे कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्या क्या मामलात हो चुके हैं। अदब में क्या इनकलाब आ चुका है, साइंस में क्या इनकलाब आ चुका है, जंगों में क्या इनकलाब आ चुका है, मीडिया में क्या इनकलाब आ चुका है, और उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तनाजुर में क्या क्या इनकलाबात आ चुके हैं। लिहाजा इन मालूमात की बुनियाद पर हम ये दावा कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं कि अगले 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां पे खड़ी होगी। ऐसे ही है ना, क्योंकि आज हमारे पास मालूमात हैं। तो चूंकि ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी, हम लोग चूंकि एक अदबी तहरीर का तज्जिया कर रहे हैं, तो हमारे पास मालूमात क्या होंगी? हमारे पास मालूमात होंगी जो हमने तहरीर का खुलासा पढ़ा है। वैसे तज्जिए के लिए तहरीर का खुलासा जरूरी नहीं है, चूंकि आपकी पहली तहरीर है तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई तालिब इल्म खुलासा तहरीर ना भी लिखे तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन चूंकि आपका पहला दिन है, मैं आपको इतना रूम दे रहा हूं कि आपने सबसे पहले 5 से 7 लाइनों का तहरीर का खुलासा लिखना है। उसके बाद आप एक दावा दायर करेंगे कि ये तहरीर अच्छी तहरीर है, बुरी तहरीर है। बुरी तो कोई भी तहरीर नहीं होती, बल्कि हम उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये तहरीर अदब के उसूलों पर या जदीद अदब के उसूलों पर पूरा उतरती है। और क्यों पूरा उतरती है या पूरा नहीं उतरती, जो भी आप इसके मुतालिक अपनी राय कायम करेंगे, तो उसके हम दलाइल देंगे। वो दलाइल हम फिक्री मुबाहिस के तहत देंगे। और फिक्र को जरा पहले देखिएगा, यानी उसमें मौजू क्या इस्तेमाल हुआ, आज के जदीद दौर के अंदर उसकी ममासलत कैसे हुई, और उसके बाद उसकी जबान पर बात करेंगे, टेक्निक पर बात करेंगे, और उसकी एक दो मिसालें देंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एक दो मिसालें दी, आप भी जब पढ़ेंगे उसको उस तरह से उसकी मिसालें देंगे। और आखिर पर आप नतीजा अखज करेंगे। बस दर्ज बाला हकाइक की रोशनी में ये बात कही जा सकती है कि कर्नल मोहम्मद खान की ये तहरीर न सिर्फ बरजस्ता जुमलों का एक ऐसा मजमुआ है कि जिसके हर हर जुमले पर कारी कह कहे मारकर मुस्कुराता है, कह कहे मारकर हंसता है, बल्कि इस तहरीर की गहराइयों को अगर मापा जाए
तो ये मुआशरे की उन बुराइयों पर भी चोट करती है कि जिसकी वजह से आज हमारा मुआशरा एहसास से आरी होकर सिर्फ और सिर्फ मादियत परस्ती यानी मटेरियलिज्म का आदी बन चुका है। तो अगर हम सही मानों में अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाना चाहते हैं तो फिर कर्नल मोहम्मद खान की यह तहरीर हमारे लिए यकीनी तौर पर हमारे लिए यकीनी तौर पर एक रोशन दलील हो सकती है कि हमें इंसान के जाहिरी शबाहत पर गौर करने की बजाय इंसान के अपने आप पर काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ मैंने फिलबदी आपके सामने जुमले पेश किए। तो इसका करना क्या है, आप लोगों ने जब तज्जिया करना है तो उसका तरीकाकार मैंने बताया। पहले मालूमात दें, उसके बाद दावा आप करेंगे, फिर उसके दलाइल देंगे फनी और फिक्री, उन्हीं के साथ साथ एक दो मिसालें आप देंगे और आखिर पर उसका नतीजा अखज कर देंगे। और इस दौरान लिखते हुए सेम चीज जहन में रखनी है, नए अल्फाज जो आपके जहन में आएंगे उनका इस्तेमाल आपने अपनी तहरीर में करना है। यहां तक हमने तीन चार चीजें सीखी। पहली मैंने आपको क्या कहा कि ये तहरीर है जी, ये ना थी हमारी किस्मत। सफा नंबर 21 से शुरू होती है, किताब का पहला मजमून है कर्नल मोहम्मद खान की तहरीर, उनकी किताब है बज़्म आराइयां। इसका पीडीएफ वर्जन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको आपने पढ़ना है। पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से नए अल्फाज को हाईलाइट करना है, फिर अपनी तहरीर में इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले, तज्जिया करना से पहले, आपको मैंने तज्जिए के चंद एक अदबी तज्जिए के चंद एक बुनियादी खद्दोखाल बताए कि उस पर हम कौन से दो पैमाने लगाते हैं। पहला फिक्री पैमाना, दूसरा फनी पैमाना। फिक्री पैमाने में मौजू जमाने की ममासलत, और फनी पैमाने में जबान कैसी है, बामुहावरा है, शायरी, लुगत, जुमले की बुनद। इस पर अगर आप लोग मजीद पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरी किताब जिन लोगों ने मंगवा ली हुई है वो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं मंगवाई वो इसी कोऑर्डिनेटर वाले नंबर के ऊपर राब्ता करके मंगवा सकता है, क्योंकि आगे आपको जरूरत तो पड़नी है मजामीन के हवाले से। ठीक हो गया। और दूसरी सतह पर हमने क्या बात की कि जब आपने तज्जिया करना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रखना है। एक बात याद रखिएगा कि इन सारी चीजों की दलाइल नहीं देने, सॉरी हेडिंग्स नहीं देनी। पैराग्राफ आपने 1.5 लिखना है या 2 लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 250 अल्फाज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसका तरीकाकार ये रखना है, लेकिन ये दलीलें वहां पर हेडिंग्स ना हो। ठीक है। अब आते हैं ये तीन चार चीजों के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये आपकी थ्रू आउट द सेशन चलेगी। और अजीज तलबा, उर्दू जबान कोई मुश्किल नहीं है, आप यकीन करें। मालिक ने चाहा इंशाअल्लाह अजीज आप लोग मुझसे सेशन लिए बगैर भी इम्तहान में चले जाए ना, अगर आपकी इमला ठीक है, बुनियादी चीजें ठीक है, मुतालिया ठीक है, तो आपके एस्से पास हो जाएगा। ठीक है ना, 6-7 नंबर आपके एस्से में से आ जाएंगे, 10 नंबरों के साथ भी अगर पासिंग रेशो रखें। ठीक है, तो वो परेशान होने वाली उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर मैं काम करा रहा हूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खासा है गुज़श्ता 5 साल से, यही वो बुनियादी चीजें हैं जिनको बुनियाद बनाकर आपने अपना बेस्ट वर्जन देना है। ठीक हो गया। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक आफाकी उसूल है। दिस इज द यूनिवर्सल रियलिटी ऑफ एनी लैंग्वेज। आप अंग्रेजी में देख लें, उर्दू में देख लें, हिंदी में देख लें, ये 2 अंगुष्ठ बराबर जगह हमेशा खाली होती है। जब आपने पैराग्राफ लिखना शुरू करना है तो आपका पैरा यहां से चलेगा, ये जगह खाली रखेंगे आप, अपनी 2 उंगलियां रखेंगे उसके ऊपर। ठीक हो गया। और उस ये जगह आपकी खाली होगी। ठीक है, यहां से आप अपने पैराग्राफ का आगाज करेंगे। ठीक है। मसलन आ, ये ना थी हमारी किस्मत, कर्नल मोहम्मद खान का वो शाहकार है जो कि अपनी हयत और कमाल लिसानी मजबूती की बदौलत आज भी उर्दू अदब में एक तुर्रा इम्तियाज है। ठीक हो गया। यूं आप लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अच्छा, ये आगे के लिए भी जब हम ऐसे भी जाएंगे, कम से कम
13 लाइनों से नीचे पैराग्राफ नहीं तोड़ना आपने, पूरे एस्से के अंदर कहीं पे भी 13 लाइनों से नीचे पैराग्राफ नहीं तोड़ना। सब पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने उसके ऊपर बात नहीं करनी, वो मैं चौथे लेक्चर में बात करूंगा। सब पैराग्राफ, अभी कंफ्यूज नहीं करना आपको। 13 लाइनों से नीचे आपने पैराग्राफ नहीं तोड़ना, मैक्सिमम 15, मिनिमम 12 से 13। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इस लाइन पे आप अपना पैराग्राफ एंड करना चाह रहे हैं, अजीज तलबा, बेस्ट तो ये है कि इस मकाम पर आप अपना पैराग्राफ एंड करें, इस मकाम पर लाइन के, यहां कर दें, यहां कर दें, इट्स ओके। यहां कोशिश करें कि ना करें इस जगह पर, ठीक है। कम से कम पहले मजमून के 2-3 पैराग्राफ्स ये अपनी प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि जब ये जगह खाली होती है और ये जगह खाली होती है, आप यकीन जाने पैराग्राफ इतना प्यारा लगता है ना, मैं भी आपको दिखाता भी हूं एक तहरीर, ठीक है ना। लेकिन ये तो आफाकी उसूल है, ये राइटिंग का उसूल है, ये वाला शुरू वाला, लेकिन ये कोई उसूल नहीं है। कल को ये ना हो कि आप उमर दुआबिया पे इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एंड हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के एतबार से बता रहा हूँ, ये चीज तो हमारी आफाकी उसूल के तहत है, इसको हमने फॉलो करना है तदरीसी अमल में। लेकिन जो ये जगह है, यहाँ पे आपने पैराग्राफ एंड नहीं करना, कोशिश करनी है, हो भी जाए तो ये कोई जुर्म अजीम नहीं है, ठीक है। यूं आपने जब अगला पैराग्राफ लिखना है तो वो भी आपने, ये वाली जगह खाली होगी और अगला पैराग्राफ आप आगाज करेंगे। यहां तक मैंने आपको वो तमाम बुनियादी लवाजमात आपके गोश गुजार करने की कोशिश की जो कि बिल्कुल एक एस्से के लिए जरूरी लवाजमात हैं। क्यों? अभी तो आज तो हमने पैराग्राफ पर बातें की है ना, ठीक है। तो चले मैं मजमून की आपसे एक डेफिनेशन पूछता हूं। मजमून की क्या डेफिनेशन, हम पढ़ेंगे भी, कि मजमून एक ऐसी तवील तहरीर को कहते हैं जो कि जिसमें पैराग्राफ का एक ऐसा मजमूआ जो कि एक पहलुओं का एक मुफस्सल इहाता करता हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मजमून की बुनियादी इकाई क्या है? पैराग्राफ है। अगर आज हमारा ये पैराग्राफ अपनी प्रेजेंटेशन में, जबान में और अपनी लिसानी महारत के अंदर ठीक है, तो इंशाअल्लाह वल अजीज फिर हमारा एक ही गोल रह जाएगा, वो होगा मौजुआत पे मुतालिया करना। वो मेरा काम है आपको मौजुआत पे मुतालिया कराना, और फिर लिखना आपका काम है, और बाकी चीज़ें आपने अपनी काबिलियत के साथ साथ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ देनी है। क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि उमर, ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ काबिलियत खुदा से ना मांगिएगा। बड़े बड़े माइंडसेट काबिलियत के जो है ना, वो रुलते देखे हैं, तो अल्लाह से बरकत वाली रोज़ी भी आप लोगों ने मांगनी है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों के गोश गुजार मैंने की और आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की असाइनमेंट आप लोगों को मुकम्मल तौर पर क्लियर है। यहां तक चीजें क्लियर हैं तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको मजमून की एक झलक दिखाता हूं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेता हूं। ऑल इज क्लियर एज ऑफ नाउ? मे आई प्रोसीड फर्दर? चलें जी, दैट्स गुड। वो क्या है कि सारे चुप कर गए हैं। मीर का शेर है ना, कि कहते तो हो कि यूं कहते जो वो आता। कहते तो हो, यूं कहते जो वो आता, सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। तो मीर ने कहा कि हर बंदा ये कहता है कि मैंने पहले ये कहा था कि जब मेरा महबूब आएगा मैं ये भी कहूंगा, ये भी कहूंगा और ये भी कहूंगा। तो मीर ने कहा सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। ठीक है, कि उस वक्त फिर इंसान की जबान गुंग हो जाती है। ठीक है, जबान लाल होना क्या मतलब है इसमें? नहीं, पीएमएस का सिलेबस इसमें नहीं है जी, सिर्फ ऐसे और वो। आप लोगों का पीएमएस का सिलेबस जरा लंबा है, आगे चल के देखेंगे। अभी यार थोड़ा सा बर्डन ज्यादा है मेरे ऊपर भी। पीएमएस मिनिस्टीरियल पंजाब का हमारा जून जुलाई में पेपर्स हैं, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट। चलें, अच्छा, अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं ऐसे। हाँ जी, ये देखें जरा। अभी हम आउटलाइन वगैरह पे तो बाद में आएंगे, अभी ये हमारा मौजू नहीं है। यहां पर मैं आपको सिर्फ पैराग्राफ दिखाना चाहता हूं कि जब आपका पैराग्राफ, ये देखें, नजर आया? जब आपकी ये जगह खाली होती है, सॉरी,
जब आप लोगों की ये जगह खाली होती है, ठीक है, और पैराग्राफ आपका यहां एंड हो रहा हो, यहां एंड हो रहा हो, ठीक है, तो ये आपको कोई भी चीज मुमतहिन को बताने की जरूरत नहीं है। जितनी क्लैरिटी आप मुमतहिन को देंगे उतनी ज्यादा आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। ठीक हो गया। तो बस ये दो तीन चीजों के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। जहां तक ताल्लुक है इसके अलावा मामलात का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है जी, जिसके ऊपर आप लोगों ने राब्ता करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ये अपनी फीस वगैरह सबमिट कराएं। और अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है हमारे पास, मैं ये वाला सेशन पूरा ले रहा हूँ। आप लोगों का मेरी बाकी तमाम तर क्लासेस कल से ऑफ हो जानी है। ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि आप लोगों का पेपर सर पे है, और क्या नाम है, मैंने आप लोगों को भेजा है, इन चीज़ों के ऊपर आपने भी फिर अब ज़रा मेहनत करनी है ये वाला। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर मैं 5 क्लासेस इस वीक आपकी नहीं लेता, आज भी हमने एक मजमून पढ़ना है, कल भी मजमून पढ़ना है, और अगले 3 दिन में हमने पहला मजमून अपना लिखना है। अगर नहीं लिखते तो फिर उसूल जवाबित पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इंश्योर योर एनरोलमेंट। 64 74 935, ताकि हम अपने बैच को फाइनलाइज करके उसी तरह से कसर मैंने अब भी कोई नहीं छोड़नी इंशाल्लाह, लेकिन इसको मुकम्मल करें। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच जी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, अदरवाइज आई एम डन विद द क्लास। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।